हेलो दोस्तों, फिनिक्स हिस्ट्री सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी वाले सीरीज में केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, धातु और धातु। और जो उम्मीद है क्लास वीडियो होगा। इससे पहले धातु और धातु का भौतिक गुण, रासायनिक गुण और धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है, वो सारा वीडियो जो है अपलोड कर दिया जा चुका है। जो नहीं देखा वो जाकर देख लीजिए, क्योंकि धातु धातु बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से है। यहाँ से क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है। तो आज हम लोग एक्सट्रैक्शन पढ़ लिए हैं। धा प्रीवियस वीडियो में जो है धातुओं का निष्कर्षण पढ़े हैं। आज हम लोग उसका रिफाइनिंग पढ़ेंगे और संक्षारण के बारे में, कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे। और फिर कुछ अयस्क, इंपॉर्टेंट अयस्क और कुछ मिश्र धातु के बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए रिफाइनिंग हम लोग देख लेते हैं। रिफाइनिंग कैसे करना है, मैंने जो हम लोग धातु को निष्कर्षित करते हैं, ऊपर विधि जो पिछला वीडियो में बताए हैं, उसमें उस निष्कर्षण विधि के द्वारा जो धातु प्राप्त होता है बहुत शुद्ध नहीं होता है, उसमें अशुद्धियां होती है। उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो है कुछ जो है प्रक्रिया है जिसको अपनाया जाता है। और उस प्रक्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रिया जो एनसीईआरटी में दिया उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या है, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा। ये कई धातु ऐसा है जैसे तांबा, जस्ता, टीन, निकल, चांदी, सोना आदि, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक रूप से परिष्कृत यानी रिफाइन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है अशुद्ध धातु का एनोड लिया जाता है। जैसे तांबा का करना है तो तांबा का जो है अशुद्ध धातु इसका, उसका एनोड बनाया जाएगा और शुद्ध धातु का कैथोड बनाया जाएगा। और धातु का नमक यहाँ लिख दिया, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, धातु का लवण का घोल, माने इसका जो है सॉल्ट का जो है घोल लिया जाएगा इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। ठीक है। अब उपकरण चित्र में दिखाएगा वैसे करना है। आप इसमें करंट प्रवाहित करेंगे और इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से एनोड से शुद्ध धातु इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाएगा और इलेक्ट्रोलाइट से शुद्ध धातु का समतुल्य मात्रा में कैथोड में जमा हो जाएगा। तो घुलनशील अशुद्धियां क्या होगा, वो नीचे एनोड कैथोड में चला जाएगा और घुलनशील अशुद्धियां एनोड में जाके निचले भाग में बैठ जाएगा। ठीक है, जिसको एनोड कीचड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो कैसे होगा यहाँ पर फिगर से देख लीजिए। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस वाला होता है उसी तरह से यहाँ पर जो है ये घोल, ये सॉल्यूशन हम लोग लेंगे और ये होगा धातु का लवण, जो भी धातु देंगे उसका। और यहाँ पर जो है दो रॉड होगा। ठीक है। एक का नाम होगा, ये अगर कैथोड है तो ये हो जाएगा एनोड। एनोड जो है, एनोड जो है, एक मिनट इलेक्ट्रॉन, देखिए। तो कैथोड जो है वो शुद्ध धातु का होगा, प्योर मेटल का। और एनोड जो है अशुद्ध धातु का बना। तो मान के चलिए अगर कॉपर का बना है, कॉपर का, ये भी कॉपर का, तो यहाँ कॉपर का सल्फेट ले लेंगे या कॉपर कार्बोनेट ले लेंगे, है ना। ये तो लेवन हो जाएगा। और इसमें जो है करंट ऐसे पास करेंगे जोड़ के। तो जो शुद्ध धातु है इसमें जो है कॉपर जमा होते जाएगा और इसमें जो है अशुद्धियां जो है एनोड में जमा हो जाएगा। तो एनोड में जो जमा होता है उसको एनोड मड कहते हैं, एनोड कीचड़ कहते हैं इसको। ये हो गया रिफाइनिंग का सबसे बेस्ट मेथड। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण या कोरोजन। संक्षारण कैसे होता है, संक्षारण को समझ लीजिए। कोई भी धातु है उसका पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट के साथ, क्लाइमेट के साथ जो है प्रतिक्रिया होता है। यहाँ इन्वायरमेंट में बेसिकली क्या है, एयर है या फिर ह्यूमिडिटी है, मैंने आर्द्रता है, मतलब H2O है। और यहाँ बहुत सारा गैस है यहाँ पर, है ना, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ये सब। तो पर्यावरण में मौजूद विभिन्न प्रकार के नमी या फिर गैसों के साथ प्रतिक्रिया करने के कारण उसमें जो क्षरण होता है, उसमें जो डिग्रेडेशन होगा, उसे वो क्या कहेंगे, संक्षारण या कोरोजन कहेंगे। जैसे एग्जांपल है, जैसे चांदी की वस्तुएं जो है हवा के संपर्क में आने पर कुछ देर के बाद काली हो जाती है। ऐसा इसलिए कि यह जो हवा में सल्फर के साथ रिएक्शन करता है और सिल्वर सल्फाइड बना देता है, तो इसलिए वो काली हो जाती है। उसी तरीके से तांबा का है। तांबा में जो है नम कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करता है और धीरे धीरे इसका चमकदार जो सतह है वो हरा रंग में चेंज हो जाएगा। और ये हरा रंग क्या है, तो ये है कॉपर कार्बोनेट। ठीक है। इसी प्रकार से लोहा है। लोहा को बहुत देर तक नम हवा में रखने पर, माने ह्यूमिड एयर में रखने पर उसमें एक कोट चढ़ जाएगा जिसको, जो भूरा रंग का होगा। और इसको हम लोग जंग कहते हैं या रस्ट कहते हैं। इसको रस्टिंग, इस प्रोसेस को रस्टिंग भी कहते हैं। तो ये संक्षारण हो गया। लेकिन अब संक्षारण का रोकथाम भी है। इसको कैसे, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कैसे रोकेंगे इसको, तो इसके लिए है पेंटिंग कर दे, उसमें पेंट कर दे, या ऑयलिंग कर दे, कोई ऑयल उसमें चढ़ा दे, ग्रीसिंग कर दे, ग्रीस चढ़ाने से गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग, मिश्र धातु, ये सब है। तो थोड़ा सा यहाँ पर गैल्वेनाइजेशन के बारे में देख लीजिए क्योंकि एग्जाम ये पूछता है। तो गैल्वेनीकरण में क्या होता है कि स्टील या लोहे का कोई भी मटेरियल है उसमें जस्ते का एक पतला परत चढ़ाया जाता है। जस्ता मतलब जिंक का, जिसको Zn इसका सिंबल है।
तो गैल्वेनीकरण में किसी भी कोई धातु है, स्टील या लोहा का, उसमें जस्ता का क्या एक लेयर चढ़ाया जाता है, जो उसको जो है आगे जो है उसका क्षरण होने से उसको क्या करता है, बचाता है। ठीक है, चलिए। अब नेक्स्ट है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग में क्या होता है? एनोडाइजिंग है कि एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। एनोडाइजिंग क्या है? एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। मतलब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एक लेयर जो है बन जाएगा। तो जैसे एल्यूमिनियम धातु है, वो अगर हवा के संपर्क में आएगा तो एक पतला ऑक्साइड जो है परत उसमें जम जाएगा। ठीक है, यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है इसको क्षरण से बचाता है। तो अब इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो है इस परत को क्या करना है, मोटा बनना है। तो इसको मोटा करने के लिए क्या करना होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको मोटा बनाने के लिए? एनोडाइजिंग के दौरान इसमें क्या कहते हैं, एक सल्फ्यूरिक, एक एल्युमिनियम वस्तु का एनोड ले जाता है, और तनु सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का जो है इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है, और उससे इलेक्ट्रोलाइटलाइज करेंगे, इलेक्ट्राइसिस करेंगे। तो यहाँ पर जो है एल्युमिनियम का जो है एक मोटा जो है ऑक्साइड परत जो है क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो इस तरह से एल्युमिनियम का जो संक्षारण को हम लोग यहाँ पर रोक सकते हैं, पर्टिकुलरली एनोडाइजिंग द्वारा। अब यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट है वो है मिश्र धातु बनाकर। मिश्र धातु बनाने से भी संक्षारण को या उसका जो है डिग्रेडेशन को, क्षरण को रोका जा सकता है। तो मिश्र धातु क्या है? ये दो या दो से अधिक धातुओं का, या एक धातु और एक अधातु का जो है मिश्रण है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, संक्षारण रुकता है, ये मजबूत होता है इसका, और आगे बहुत सा इसका प्रॉपर्टी। तो अभी मिश्र धातु, कुछ इंपोर्टेंट मिश्र धातु के बारे में भी हम लोग अभी पर पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है मिश्र धातु जो है हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ब्रॉन्ज है, कांसा मैंने और ब्रास है, पीतल, स्टेनलेस स्टील है, गन मेटल है, मैग्नीशियम है, ड्यूरेलिमीन है, सोल्डर है। ये स्पेलिंग इसका मिस्टेक हो गया, सोल्डर। इस तरह से कुछ मिश्र धातु का नाम दिया गया है। इसके अलावा और भी है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ मिश्र धातु जो है और वो किससे बनता है ये हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं जो अभी इधर दिया हुआ था एग्जाम्पल में, उसी को। और सबसे पहले हम लोग जो है ब्रॉन्ज या कांसा को देख लेते हैं। ठीक है, कांसा, ये बनता है कॉपर और जिंक से। सॉरी, ब्रॉन्ज बनता है कॉपर और टीन से। सॉरी, ये टीन होगा ऐसे। ठीक है, ये 90:10 का रेशियो में होता है। दूसरा जो पीतल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक है, बहुत एग्जाम में पूछता है पीतल। ये कॉपर और जिंक से बनता है। ठीक है, 70:30 का रेशियो होता है इसका। अच्छा, कभी कभी उपयोग भी पूछता है, तो उपयोग जनरली सबको बर्तन बनाने में ही होता है। ठीक है, तो एक जो है इंपॉर्टेंट पूछता है जर्मन सिल्वर। इसमें सिल्वर नहीं होता है। क्या होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है और निकेल होता है। ठीक है, जनरली कॉम्बिनेशन ही पूछता है। और एक जो पूछता है गन मेटल, ये कॉपर, जिंक और टीन होता है। ठीक है, पांचवा जो इंपॉर्टेंट है वो पूछा जाता है आपसे, मैग्नेलियम का। ठीक है, मैग्नीशियम का। और इसका होता है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। ठीक है, एल्युमिनियम ज़्यादा 95% के आसपास लगभग होता है। और इसका इस्तेमाल जो है हवाई जहाज का ढांचा बनाने में होता है, मैग्नीशियम का। ठीक है, इसी तरह से एक जो है मिश्र धातु का नाम है ड्यूरेलुमीन। ठीक है, इसमें चार जो है तत्व होते हैं, एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज। ठीक है, उसके अलावा इंपॉर्टेंट जो है एक और है, वो था आपको बताया था, सोल्डर, टांका या टंका कहते हैं। इसमें टीन और लेड होता है। ये 67% होता है, ये 33% होता है। ठीक है, और एक जो पूछा है उसका नाम है वो डच मेटल। डच मेटल में से धातु पूछा है। और ये डच मेटल जो है वो कॉपर और जिंक होता है इसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 80-20 का रेशियो होता है। रेशियो चेंज होने से भी देखिए, ये वर्टिकल बदल, ये बेसिकली जो है नकली आभूषण या उसको कलर करने में, उसको बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये कुछ जो है मिश्र धातु का यहाँ पर बताएं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया होगा बेसिकली ज्यादातर सब। और जैसे स्टेनलेस स्टील एक था, स्टेनलेस स्टील तो छूट ही गया था। उसमें सबसे मेन कंपोनेंट का होगा, आयरन होगा स्टेनलेस स्टील में। ठीक है, इसके अलावा इसमें
गोल्ड, निकेल और कार्बन भी इसमें होता है। कोबाल्ट, निकेल और कार्बन भी इसमें स्टेनलेस स्टील में मिला होता है। ठीक है। और कहीं कहीं पर कोबाल्ट की जगह में ये कोबाल्ट नहीं, क्रोमियम होता है सर। ठीक है, क्रोमियम और निकेल। और कार्बन तो इसमें मिला जाता है उसमें, उसका गुण को सुधारने के लिए, तो कार्बन भी इसमें होता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील का हो गया। ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट था। ठीक है। और ये कुछ मिश्र धातु इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं वो अमलगम है, उसके बारे में हम लोग जो है बात करते हैं। ठीक है। इसको पारद मिश्रण हिंदी में कहा जाता है। ठीक है। अमलगम, अमलगम क्या है? कि ऐसा मिश्र धातु जिसमें एक तत्व जो है क्या होगा, वो पारा होगा। कोई भी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिश्र धातु कहेंगे। ठीक है। तो चलिए, जैसे अ, कोई भी जो है यहाँ पर, एक मिनट। चलिए, तो यहाँ पर जो है, जैसे अमलगम का एग्जांपल, जैसे एक धातु अगर पारा होना चाहिए तो एक तो पारा ही होगा, और एक सिल्वर, टीन और कुछ मिला के जो है इसको मिलाया जाता है, और एक उसको कहते हैं डेंटल अमलगम। ठीक है। डेंटल अमलगम क्या होता है? तो ये जो है, इसको मिला के जो है दांतों में जो कैविटी बन जाता है, जो उसमें छोटा छोटा छेद बन जाता है, उसको भरने का काम इससे किया जाता है। इसके अलावा जैसे गोल्ड अमलगम, तो गोल्ड अमलगम Ag+Ag होगा। टीन अमलगम तो Sn+Hg होगा। ठीक है। और अगर कॉपर अमलगम कहेंगे या मैग्नीशियम अमलगम कहेंगे तो मैग्नीशियम और Hg होगा। कहने का मतलब, अमलगम का मतलब है कि ऐसा मिश्र धातु जिसमें एक तत्व जो है, एक धातु जो है क्या होगा, वो पारा होगा। ठीक है, सिंपली उसको हम लोग कहते हैं अमलगम पारद मिश्रण। ठीक है। अब यहाँ पर एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है ना, दिल्ली के कुतुब मीनार के पास एक जो है लौह स्तंभ है। ठीक है। कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ है, आयरन पिलर, जो 1600 वर्ष पूर्व जो है इसको बनाया गया था। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि अशोका के द्वारा जो बनाया गया, सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया पिलर था, वही ये पिलर है। ठीक है। इसको दिल्ली में स्थापित करने का काम जो है दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा किया गया था। ठीक है। तो ये जो अशोक पिलर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये लौह स्तंभ इसलिए कि यहाँ पर ये इतना साल पहले का है, फिर भी अभी तक इसमें जो है लोहा में जो है जंग नहीं लगा। तो ऐसा इसका टेक्नोलॉजी, ऐसा इसमें क्या लेपा गया था या कैसे इसको बनाया गया, इसमें जंग नहीं लग रहा। हालांकि वो खुले में है, धूप है, पानी उसमें पड़ रहा है, फिर भी उसमें कुछ नहीं हो रहा है। ये 8 मीटर ऊंचा और वजन इसका 6 टन है। ठीक है, अगर आप कभी दिल्ली जाएं कुतुब मीनार घूमने के लिए तो वहां पर देखिएगा अशोक स्तंभ, वहां आपको मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा अब हम लोग लास्ट में देख लेते हैं धातु और उसके कुछ अयस्क का, इंपॉर्टेंट अयस्क। ठीक है। वो जरूरी है क्योंकि मुझसे धातु पढ़ लिया, उससे क्वेश्चन आता है, धातु और उसके अयस्क का क्वेश्चन आता है। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोहा का। तो लोहा का जो इंपॉर्टेंट अयस्क है वो है मैग्नेटाइट, एक है हेमेटाइट, और एक है लिमोनाइट। इंपॉर्टेंट। दूसरा है कॉपर। ठीक है। तो कॉपर का एक तो है कॉपर पाइराइट। ठीक है, देखो क्यूप्राइट। तो एक है क्यूप्राइट और एक है कॉपर पाइराइट। कॉपर और सिल्वर या चांदी कह लीजिए, तो चांदी का है आपका रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर। तो रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर बेसिकली जो है सिल्वर क्लोराइड है, AgCl। चलिए, एक जो है सोना का भी एक है, उसको भी याद रख लेना है आपको, उसका नाम है गाल्वेराइट। गाल्वेराइट इसका अयस्क का नाम। ठीक है। अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट है जिसमें एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम का तीन चार है, वो आपको याद रखना है। सबसे पहले तो इसका मेन जो है वो है बॉक्साइट, उसके बाद एक है कोरंडम, एक है फेल्सपार, और एक है क्रायोलाइट। ये इंपॉर्टेंट है, इसके चार याद रखना है, ये चारों जो है एग्जाम में पूछा। अब जो है एक है जो अयस्क धातु है सोडियम, उसका जो अयस्क है वो है एक चिली सॉल्ट पीटर। चिली सॉल्ट पीटर, सोडियम नाइट्रेट कहते हैं इसको।
और एक है NaCl, मतलब साधारण नमक। ठीक है। अब एक जो है वो देख लीजिए, पोटेशियम का। तो इसका सिंबल खाली लिख दे रहे हैं यहाँ पर। एक है नाइटर। ठीक है। और जिसको KNO3 कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है। और एक है कार्ने। मैग्नीशियम का भी है, ये भी पूछता है एग्जाम में। तो मैग्नीशियम का तो एक होगा मैग्नेसाइट। ठीक है। और एक है इसका इप्सम सॉल्ट। और एक है इसका मैग्नीशियम का डोलोमाइट। ठीक है। और मैग्नीशियम के साथ जो है कैल्शियम का देख लीजिए, कैल्शियम का। तो कैल्शियम का भी एक अयस्क जो है वो क्या है, डोलोमाइट है, मैंने कॉमन हो गया। और एक है इसका कैल्साइट। ठीक है। कैल्साइट बेसिकली क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, कैल्साइट। और एक इसका क्या हो जाएगा, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, ये कैल्शियम का। अच्छा, एक जो आपको बताए हैं वो पारा का, HGS, सीनेबाज जिसको कहते हैं। इसी तरीके से एक है लेड, जो PbS है, माने लेड सल्फाइड, जिसको गैलेना कहते हैं। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, यूरेनियम का दो है, पिच, ब्लेंड और कार्नेटाइट। कार्नेटाइट, ये कुछ इंपॉर्टेंट धातु था और उसका अयस्क का नाम यहाँ पर, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन आता है। और ये इससे ऊपर जो है यहाँ पर मिश्र धातु बताए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है आपको। उसके अलावा संक्षारण का जो तरीका वो बताएं, वो कैसे है वो, और रिफाइनिंग कैसे होता है वो, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के द्वारा। ये तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।